बेटा हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी कॉइल में, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराए तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड को इस्टेब्लिश कर लेता है, यानी वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास कंपास निडल को रखें तो कंपास निडल को डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए, ये बताने के लिए कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो अगर हम इस कॉइल में इस सेल की हेल्प से करंट फ्लो कराएं और इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करने लगे तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक निडल अभी सेट है ये डिफ्लेक्शन शो करेगी और मैग्नेट की या कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने ओरिएंटेशन को सेट करेगी। ये डिफ्लेक्शन ये प्रूफ है कि इस कॉइल में करंट फ्लो करते ही इस कॉइल ने अपने चारों ओर के स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर दिया। एक बार इसको फिर से देखिए, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक निडल है और जब हम इस पॉजिटिव टर्मिनल को इस टर्मिनल से टच कराते हैं और कॉइल में सेल की वजह से करंट फ्लो करती है तो कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और वो मैग्नेटिक फील्ड इस कंपास निडल को अपनी डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करके अलाइन करने की कोशिश करती है। तो बेटा ये कॉइल अगर एक मैग्नेट है, एक करंट कैरिंग वायर अगर एक मैग्नेट है और फिर इस कॉइल को एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या ये सिचुएशन वैसी नहीं हो गई जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से इंटरैक्ट करता है और वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। आज हम लोग इसी मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरेस्टिंग बात यह है बेटा कि एक रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक मूविंग चार्ज या करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और इसीलिए जब एक मूविंग चार्ज किसी और मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि दो मैग्नेट्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। इस फोर्स का डायरेक्शन और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इस एक्सप्रेशन से मिलता है। वेक्टर F मैग्नेटिक फोर्स इज Q V क्रॉस B, जहाँ Q चार्ज V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक इंडक्शन में मूव करता है। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड Q V B साइन थीटा से मिलता है, जहाँ थीटा वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है और इसका डायरेक्शन वही होता है जो V क्रॉस B वेक्टर का हो, यानी परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग इसके डायरेक्शन को कैसे डिसाइड करेंगे वो सीख लेते हैं। तो इस फोर्स की डायरेक्शन बच्चों दो रूल्स का यूज़ करके निकाली जा सकती है। एक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से ओरिएंट करिए कि आपकी इंडेक्स फिंगर, आपकी मिडिल फिंगर और थंब ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर सेट हो जाए। इसके बाद अगर ये तीनों सीक्वेंस में एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें तो थंब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी और मिडिल फिंगर करंट या चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, FBI। तो अगर आप अपनी इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट कर दें, अगर आप अपनी मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में एडजस्ट कर दें, तो थंब इस करंट या मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देता है। FBI
या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी काफ़ी अच्छा रूल है, लेकिन मुझे राइट हैंड रूल ज़्यादा पसंद है जो आपको V क्रॉस B की डायरेक्शन देता है। तो राइट हैंड रूल को भी समझ लेते हैं और इसे हम लोगों ने इससे पहले भी यूज़ किया हुआ है। एग्जाम्पल लेते हैं कि इस स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और एक पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड में एंटर करता है इन दिस डायरेक्शन। तो आप राइट हैंड को स्ट्रेच करिए और उसके बाद अपने पाम को V की डायरेक्शन में ओरिएंट करिए और उसके बाद आपको अपनी फिंगर्स को सेकंड वेक्टर B की डायरेक्शन में कर्ल करना है। तो हमने अपने हाथ को इस तरीके से मोड़ लिया। अब थंब की डायरेक्शन को देखिए, नीचे जा रहा है और अब हम अपने पाम को इस V वेक्टर की डायरेक्शन में रखते हैं और फिंगर्स को B की डायरेक्शन में कर्ल करते हैं। ये देखिए, पाम V की डायरेक्शन में ओरिएंटेड है और फिंगर्स B की डायरेक्शन में कर्ल हो गई। तो थंब की डायरेक्शन जो कि पेपर पे नीचे की ओर जा रहा है, V क्रॉस B की डायरेक्शन दिखाएगा। तो V क्रॉस B is inside the paper and perpendicular to the paper। तो हम लोग V क्रॉस B वेक्टर को inside the paper और perpendicular to the paper दिखा देंगे। ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स F का डायरेक्शन चार्ज Q पर। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस सेकंड एग्जाम्पल में देखो बेटा, चार्ज Q चार्ज V वेलोसिटी से जिस स्पेस में जा रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेपर एंड परपेंडिकुलर टू द पेपर एग्जिस्ट कर रही है। तो हमने अपने राइट हैंड को स्ट्रेच किया और इस तरह से कि वो V की डायरेक्शन में पाम हो, ठीक। और उसके बाद हमें अपनी फिंगर्स को B की डायरेक्शन में कर्ल करना है। ये देखिए, मेरी फिंगर्स इनसाइड द पेपर एंड परपेंडिकुलर टू द पेपर B की डायरेक्शन में, V क्रॉस B। तो थंब की डायरेक्शन, स्ट्रेच्ड थंब की डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर कर लो। V क्रॉस B, तो थंब की डायरेक्शन V क्रॉस B यानी फोर्स की डायरेक्शन होगी। V क्रॉस B थंब की डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स विच इज Q V क्रॉस B। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी बच्चा टुवर्ड्स राइट। तो ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है यूज़ करने में। हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम V क्रॉस B की डायरेक्शन को ठीक से निकाल पा रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखो बेटा, जो चार्ज Q है वो लेफ्ट डायरेक्शन में V वेलोसिटी से जा रहा है और इस स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द पेपर और पेपर में ऊपर की ओर आ रही है। तो हम अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे और आप आराम से अपने पेपर को अपनी कंफर्टेबल डायरेक्शन में घुमा लीजिए। उसके बाद हमने राइट हैंड को स्ट्रेच किया V की डायरेक्शन में पाम और उसके बाद B की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया। तो थंब की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी, है ना सिंपल। देखो, आपने अपने पाम को V की डायरेक्शन में सेट किया और B की डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को कर्ल कर दिया यानी ऊपर की ओर। तो जो थंब की डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन होगी, V क्रॉस B, और ये फोर्स की डायरेक्शन। यानी इस केस में जो फोर्स है
वो इस पेपर पे ऊपर की ओर होगा। इसकी डायरेक्शन इस केस में ऊपर की ओर होगी। ये V क्रॉस B ऊपर की ओर, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। तो आई थिंक कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि F यानी Q V क्रॉस B की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। और मेरे लिए ये राइट हैंड थंब रूल बहुत इजी होता है, मुझे फील होता है, तो मैं हमेशा इसी का यूज़ करती हूँ V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालने के लिए। तो आओ अब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को ठीक से समझते हैं और उन्हें न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि अगर V पैरेलल टू B है, मतलब थीटा इज 0, तो फोर्स will be 0. This implies if a charge is moving parallel to magnetic field lines, then it will not experience any force. Second point, if theta is 90, this implies that magnetic field and velocity vector are mutually perpendicular. In that case, the force will be maximum. Magnetic force will be maximum and its value will be simply QVB. Magnitude of the magnetic force will be QVB. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अगर फोर्स मैक्सिमम है और उसका मैग्नीट्यूड इससे गिवन है, तो ये फैक्ट भी तो साथ में ट्रू है कि फोर्स वेक्टर will be perpendicular to both V and B. True है? तो जो फोर्स लगातार वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वो याद करो एक ऑब्जेक्ट को सर्कल पे चलाता है। यानी अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा अपने मोशन के परपेंडिकुलर एक्सपीरियंस करेगा और उस केस में चार्ज विल मूव ऑन अ सर्कल। चार्ज विल मूव ऑन अ सर्कल। एक तो ये पॉइंट कि फोर्स V के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इसलिए चार्ज सर्कल पर मूव करेगा। और दूसरा पॉइंट, द पॉइंट वेयर चार्ज एंटर्स द फील्ड, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे तो न्यूमेरिकल्स में हमको बहुत आसानी होगी। द पॉइंट वेयर चार्ज एंटर्स द फील्ड, एट दैट पॉइंट force vector will be perpendicular to V and सेंटर ऑफ सर्कल जिस पर चार्ज मूव करने वाला है, सेंटर ऑफ सर्कल विल लाई ऑन दैट फोर्स वेक्टर। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हमें पता है कि फोर्स वेक्टर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा हर मोमेंट पर, लेकिन जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज एंटर कर रहा है, उस पॉइंट पर अगर तुम फोर्स वेक्टर ड्रॉ करो जो V के परपेंडिकुलर हो, तो जो सर्कल का सेंटर है
वो उस फोर्स वेक्टर पर ही किसी पॉइंट पर लाई करेगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स वेलोसिटी को सर्कल पर चलाएगा वो कौन सा फोर्स हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ऑब्वियसली वो हमेशा सेंटर की ओर डायरेक्टेड होगा और वो सेंटर से हमेशा पास करेगा। तो अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में सर्कल ड्रॉ करके उस न्यूमेरिकल में सर्कल के सेंटर की ज़रूरत पड़ती है जिस पर वो चार्ज चल रहा है, तो आप जिस पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं उसी पॉइंट पर एक फोर्स वेक्टर ड्रॉ करो और सेंटर को लोकेट कर लो। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है जिसमें इस मैग्नेटिक फील्ड में जो इस पेपर के परपेंडिकुलर और इनसाइड द पेपर है एक पॉजिटिव चार्ज v वेलोसिटी से एंटर करता है और क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड टाइम ड्यूरिंग विच दिस charge in the time interval in which this charge will come out of the field and also the angle at which this charge will come out of the field। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो डायग्राम हमको क्वेश्चन में मिला है वहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे उस पॉइंट पर जहाँ पर कि वो फील्ड स्टार्ट होती है, कुछ इस तरह से। और उसके बाद इस वेलोसिटी वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इसका कुछ इस तरह से, और इस वेलोसिटी वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया और इसके बाद ध्यान से देखो कि इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की हमने, वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये जो लाइन है यही हमारा फोर्स वेक्टर होगी, लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी इसके लिए हमको फिर से अपने राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करना पड़ेगा v क्रॉस b के लिए। तो चलो देखते हैं। आप बहुत आराम से बच्चों अपने पेपर को अपनी कंफर्टेबल डायरेक्शन में घुमा लो, ठीक। उसके बाद राइट हैंड स्ट्रेच करो, पाम को v की डायरेक्शन में रखोगे अगर और थंब को स्ट्रेच रखा तो तुम देखो कि v क्रॉस b, v और ये डायरेक्शन जो थंब की f की डायरेक्शन होगी ये ऑलरेडी 90 डिग्री पर है। तो पाम को v की डायरेक्शन में रखा और उसके बाद फिर क्रॉस b, b की डायरेक्शन में फिंगर को अंदर की ओर कर्ल कर दिया जिधर की मैग्नेटिक फील्ड है। तो v क्रॉस b is the direction of this thumb. V cross B is the direction of the thumb or direction of the magnetic force. तो ये लाइन जो कि थंब के पैरेलल है V के परपेंडिकुलर थी, ऑलरेडी फोर्स रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन अब हमको एरो किस डायरेक्शन में लगाना है वो भी पता चल गया कि हमारा जो फोर्स वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो v और f और b तीनों वेक्टर्स हमारे सामने हैं और अब हमको कितने टाइम में ये इस फील्ड से बाहर जाएगा, तो टाइम तो तभी पता चलेगा बेटा जब हमको ये पता हो कि ये कितना लंबा पाथ लेकर चलेगा। तो उस पाथ को जब हम वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो हमको टाइम पता चल जाएगा। तो उसके लिए ध्यान से देखो कि हम कैसे पाथ को डिसाइड करते हैं। अब हमको पता है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और जिस सर्कल के पार्ट पर ये चार्ज इस फील्ड में चलेगा बाहर निकलने से पहले उसका सेंटर यहीं कहीं इसी लाइन पर होगा, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंटर से पास होगा। तो हम इसके सेंटर को कहीं भी अपने मन से लोकेट कर लें और उसके बाद हम इस रेडियस की आर्क बना लेंगे। ये काम हम गेस वर्क से कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को ज़रा भी डाउट हो कि किस डायरेक्शन में एग्जैक्टली चार्ज निकलने वाला है तो हम अपने कंपास का यूज़ कर लेते हैं। ये रहा सेंटर और ये हमने रेडियस को मार्क किया और उसके बाद ये हमारा चार्ज ट्रैवल करके बाहर निकल गया। देखा आपने कितना आसान है ये।
चार्ज के बाहर निकलने की डायरेक्शन टेंजेंट की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर। तो ये हमारा आर्क हो गया। अगर ये रेडियस r है, इस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस r है, तो ये r रेडियस की आर्क पर चार्ज इस तरीके से बाहर निकल जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये एक लॉजिकल तरीका है आपको इस पूरे प्रोसेस को सोचने का। और अब हम लोग आ जाते हैं कि सवाल को अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, और हम लोग कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैग्नेटिक फील्ड के सीखते हैं। ये जो फोर्स है, ये फोर्स है QVB sin 90, क्योंकि V और B के बीच का एंगल 90 है। चलो इसको भी हम लोग देखते हैं कि ये 90 कैसे है, क्योंकि असल में देखने से लगता है कि जैसे V ऑब्लिकली एंटर कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। अब देखो, मैंने इस वेक्टर को V की डायरेक्शन में सेट कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये दूसरा एरो है इनसाइड द पेपर। और अब आप इसके बीच का एंगल देखो, ये 90 डिग्री है। तो ऐसा लगता है जैसे चार्ज ऑब्लिकली एंटर कर रहा है, लेकिन एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द पेपर जो फील्ड है उसके और V के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो हम बहुत आराम से फोर्स को QVB और थीटा की जगह V और B के बीच 90 डिग्री का एंगल रख सकते हैं। तो फोर्स तो लग रहा है मैक्सिमम, दैट इज QVB, ठीक। लेकिन यही फोर्स इस चार्ज को इस सर्कल के आर्क पर चलाएगा। इसका मतलब यही फोर्स इसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड कराएगा। तो इस फोर्स की जगह हम सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, जो इन टर्न इक्वल टू हो जाएगा QVB के। अब एक v कैंसिल हो जाएगा तो r की वैल्यू आ जाएगी mv अपॉन QB। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। r इज directly proportional to momentum of the charge m into v and inversely proportional to the magnitude of the charge, ठीक। तो r is directly proportional to momentum of the charge and inversely proportional to magnitude of the charge। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, रेडियस उतना छोटा होगा, और मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा, ये चार्ज उतना बड़ा रेडियस वाला आर्क खींचता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा। इसके अलावा क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखो बेटा, तुमको चाहिए टाइम और एंगल। तो सबसे पहले हम लोग एक टाइम के कॉन्सेप्ट पर बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीख लेते हैं। टाइम कैसे निकालोगे आप इस आर्क की जो लेंथ है उसको वेलोसिटी से डिवाइड करोगे, स्पीड से डिवाइड करोगे तो आपको टाइम मिलेगा। तो हम लोग एक जनरल पॉइंट पहले समझ लेते हैं कि अगर कोई चार्ज v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और फिर वो एक पूरा सर्कल उस मैग्नेटिक फील्ड में कवर करता है, कुछ इस तरह से। अगर Q चार्ज जिसका मास m है वो v वेलोसिटी से इस सर्कल पर चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड B में, तो बेटा mv² अपॉन r सेंटर की ओर, ठीक। QVB चार्ज पर फोर्स लग रहा था जिससे हमने रेडियस निकाला, और अब इस रेडियस के सर्कल पर चलने के लिए v स्पीड से इस चार्ज को कितना टाइम लगेगा, 2 पाई r। इतनी लेंथ वो स्पीड v से अगर चले तो उसको इतना टाइम लगेगा। टाइम पीरियड इज लेंथ ऑफ द सर्कल अपॉन
periphery of the circle, circumference of the circle upon the speed with which it is covering that circle. और v की velocity हम यहाँ से निकाल सकते हैं, v is q b r upon m। तो v की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से रखने पर v is q b r upon m, q b r upon m। तो यहाँ पर r चला गया और तुम्हारे पास बचता है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। और ये बहुत ताकतवर फॉर्मूला है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि उस ऑब्जेक्ट की, उस चार्ज की रेडियस कितना बड़ा, सर्कल, उस चार्ज के रेडियस, सर्कल का रेडियस कितना बड़ा है, इस पर टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं करता। टाइम पीरियड ना तो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है और ना ही रेडियस पर। ये किसी क्यू चार्ज की जिसका मास m हो और जो b मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा हो, ये इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यानी किस रफ्तार से चल रहा है और किस रेडियस पर चल रहा है, इस सर्किल को चार्ज कितने टाइम में कवर करेगा, ये इन दोनों बातों पर डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, उसका मास क्या है और किस मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड upon speed of charge and radius of the circle। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग इस क्वेश्चन में भी करेंगे और हम लोग टाइम पीरियड और एंगल निकालेंगे। इसके लिए देखो क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले हम इस वेलोसिटी का जो एंगल क्वेश्चन में गिवन हो, हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस के बेस से, वो यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से कि मान लो जिस एंगल पर ये एंटर करता है वो एंगल थीटा है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो अब हम देखो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फोकस करो बेटा, ये थीटा है और ये 90 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये जो एंगल है ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। लेकिन ये एंगल 90 है तो ये आपका थीटा हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि हम इस लाइन को, पॉइंट ऑफ एग्जिट को सेंटर से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस तरह से। क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमें इस आर्क की लेंथ चाहिए, ठीक। ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसको हमने लिख लिया यहाँ पर 90 माइनस थीटा। और ये रेडियस है दोनों, ये कॉमन लाइन है, तो तुम समझ सकते हो कि ये एंगल भी सिमेट्री से 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब देखो ये दोनों एंगल 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो गए। तो ये जो एंगल हुआ, ये टोटल, ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। तो टोटल एंगल सबटेंडेड बाय आर्क at the center
अगर इसको हम अल्फ़ा कहें तो अल्फ़ा हो जाएगा 90 माइनस थीटा इंटू 2, दैट इज 180 माइनस 2 थीटा। ठीक, अब आर्क लेंथ is equal to radius into angle subtended by arc at the center, that is r 180 minus 2 theta। तो टाइम कितना लगेगा इसको इस आर्क को कवर करने में? आर्क लेंथ अपॉन स्पीड, r 180 माइनस 2 थीटा अपॉन, और स्पीड की वैल्यू अब हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर Q R B अपॉन M। अब यहाँ पे R तो चला गया, तो आपके पास टाइम बचा जिस टाइम में ये आर्क की लेंथ चार्ज कवर करेगा, वो टाइम बचा M 180 माइनस 2 थीटा अपॉन Q इंटू B। तो इतने टाइम में ये चार्ज इस आर्क को कवर करके बाहर निकलेगा। और अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके वो एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं जिस एंगल पर ये बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले आप लोग इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए। किस तरह से हमने उस सर्किल की रेडियस कैलकुलेट की जिस सर्किल पर Q चार्ज का पार्टिकल जिसकी मास m है वो मैग्नेटिक फील्ड B में चलेगा। किस तरह से हमने वो टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जिस टाइम पीरियड में वो एक सर्कुलर अपना चक्कर एक सर्किल पर एक चक्कर काटेगा, और जिस वेलोसिटी से वो इस सर्किल पर चलेगा QRB अपॉन M, उस वेलोसिटी का यूज़ करके हमने टाइम पीरियड भी निकाल लिया एक रेवोल्यूशन का। और उसके बाद हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हमने देखा कि हम एंगल डिसाइड करेंगे, किस एंगल देखेंगे पहले कि किस एंगल पर ये चार्ज एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इस आर्क का सेंटर पे एंगल निकालेंगे, और उसके बाद आर्क के उस एंगल को रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर अल्फ़ा आर्क लेंथ हो जाएगा। आर्क लेंथ को जब आप उस पार्टिकल की स्पीड से डिवाइड करेंगे जो कि QRB अपॉन M है, तो आपको वो टाइम मिलेगा जिस टाइम में वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपने उस आर्क लेंथ को कवर करेगा। और अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके ये पता कर लेंगे कि ये पार्टिकल कितने एंगल पर इस फील्ड को छोड़ेगा। तो ध्यान से देखो बेटा, ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये थीटा हो गया। सेम लॉजिक, ये एंगल थीटा है और ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। यानी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर वो चार्ज एंटर करता है, तो एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर वो चार्ज एग्जिट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन में गिवन डेटा के हिसाब से ये एंगल भी पता कर सकते हैं कि अगर थीटा एंगल पर एंटर करेगा तो किस तरीके से निगेटिव एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए वो एग्जिट करेगा और कितनी देर में करेगा, और इस आर्क की लेंथ कितनी होगी। इस आर्क की लेंथ होगी रेडियस इंटू 180 माइनस थीटा। तो आर्क लेंथ, टाइम और एंगल ये तीनों हमें पता चल जाएंगे। तो अब हम लोग इस पूरे सॉल्यूशन को देखकर रिवाइज करते हैं कि हमने आज क्या सीखा।
आप वीडियो पॉज करके पूरा सॉल्यूशन नोट कर लो। तो आज हम लोगों ने क्या खास इम्पोर्टेंट बातें सीखी बेटा, कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो V और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा अगर चार्ज B के पैरेलल चल रहा हो। मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा अगर चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हों, और मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू होगी Q इंटू V इंटू B। इस कंडीशन में चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर पाथ पर चलेगा, जिसकी रेडियस मोमेंटम ऑफ द चार्ज अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस सर्कल के एक रेवोल्यूशन को चार्ज 2 पाई m अपॉन QB टाइम में पूरा करेगा। और इंटरेस्टिंगली इस टाइम ऑफ रेवोल्यूशन टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी ना तो वेलोसिटी पर होगी और ना ही रेडियस पर, यानी किसी भी रेडियस पर कितनी भी रफ्तार से चार्ज पार्टिकल चले, अगर चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड और मास यानी सेम चार्ज पार्टिकल सेम मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, तो वो जिस रफ्तार से चलेगा, अगर ज़्यादा रफ्तार से चलेगा तो बड़ी रेडियस का सर्कल सबटेंड करेगा, कम रफ्तार से चलेगा तो छोटी रेडियस का सर्कल पर चलेगा, लेकिन वो अपना एक रेवोल्यूशन सेम टाइम में पूरा करेगा। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इम्पॉर्टेंट जानकारी है जिस पर साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल बेस्ड है। इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी QRB अपॉन मास से निकाली जा सकती है। इसके अलावा बच्चों, क्योंकि फोर्स चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर होगा हर पॉइंट पर, तो इसलिए वो उसकी स्पीड को ना तो बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, वो केवल उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इसलिए इंटरेस्टिंगली मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन चार्ज पर 0 होता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स चार्ज की काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन V क्रॉस B का डायरेक्शन होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसीडर किया, सीखा, और अब इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप वीडियो पॉज करके एक साथ नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे हमको बहुत बढ़िया तरीका पता चलेगा मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने का, और हम लोग करंट कैरिंग कॉइल पर मैग्नेटिक फोर्स और उसकी वजह से टॉर्क कैलकुलेट करना सीखना है।